बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को किस तरह से बनाया जाता है। अपने लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड की कुछ हिस्ट्री देखी थी। फिर हमने जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को देखा था कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा पेंटोस शुगर क्या होती है, जिसमें कौन कौन से ग्रुप्स अटैच होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस कार्बन पे। और हमने न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन को देखा था। तो आज हम जो देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जी हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। हमने क्या कहा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड, राइट। पॉली मीन्स मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड के यूनिट। तो जो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड के यूनिट से मिलके बनते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसके एग्जांपल में हमने क्या कहा था जी, डीएनए एंड आरएनए। जैसे कि डीएनए और आरएनए होता है, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे डीएनए चेन की, यानी कि डीएनए की हम चेन बनाते हैं। आरएनए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें क्या होता है कि थायमिन की जगह यूरासिल यूज़ होती है। तो ये हमारे पास ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने एक कह लें कि बिल्कुल हमने इसको खोल के रखा हुआ है। डीएनए के स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पे हम उसको स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल अंदरूनी तौर पे, ठीक है जी। तो क्या होता है, हमारे पास 2 चेन है। हमने कहा था ना, जैसे कि आपको पता है ना कि डीएनए आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, जस्ट लाइक अ लैडर, ठीक है। एक सीढ़ी-नुमा शक्ल में डीएनए पड़ा हुआ होता है, जिसमें ये पेंटोस शुगर है जी, ठीक है, बैकबोन होती है। उसके बाद ये ट्विस्टेड होता है, तो ये कुछ इस शेप में चला जाता है। तो हम इसको इस शेप में स्टडी कर रहे हैं और इसकी भी जो है वो बिल्कुल जो है वो केमिस्ट्री हम देख रहे हैं कि ये कैसा होता है। सो जी हमारे पास सबसे पहले है जहाँ पे पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाली, ठीक है। इसके पहले कार्बन पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच है और चौथा कार्बन ये है और ये 5वां कार्बन होता है जी, CH2OH। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। हमने बात की थी कि 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये हमारे पास 5 to 3 सीक्वेंस है और ये है जी हमारे पास 5 to 3 इधर को, ठीक हो गया। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद सिमिलरली ये हमारे पास कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 3 में हमारे पास OH मौजूद था। यहाँ पे एक फॉस्फेट हमने और अटैच किया हुआ है, जो कि यहाँ पे कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है। यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से OH निकलेगा, वाटर रिलीज़ हो जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इसी फॉस्फेट का ऊपर वाले जो है वो OH जो है उसका हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, इस कार्बन नंबर 3 का OH रिलीज़ होगा और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान, यानी इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान जो है ये एस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एस्टर बॉन्ड हम किसको कहते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान हमारे पास 2 एस्टर बॉन्ड मौजूद है, यानी कि एक फॉस्फेट है, ऊपर से भी एस्टर बॉन्ड बना रहा है कार्बन नंबर 3 के साथ और यहाँ से कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो एस्टर बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह हमारे पास ये सेम चलता रहेगा। यहाँ पे भी कार्बन नंबर 3 के साथ यहाँ पे C और O के दरमियान एस्टर बॉन्ड है। ये बहुत छोटा-सा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एस्टर बॉन्ड बनाया है, ठीक है जी। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ और फॉस्फेट का जो है वो OH निकला। इसी तरह यहाँ पे जो है वो मिस्टेकनली हो गया है हमसे, यहाँ से फॉस्फेट का H निकलेगा और इस वाले का OH निकलेगा। यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा सिर्फ और यहाँ से ये OH निकलेगा, ठीक हो गया। और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसको बनेगा एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये जब आप बनाएं इसको थोड़ा खोल के बना लें ताकि समझ आ जाए। ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान एस्टर बॉन्ड बनेगा। इसी सिमिलरली ऐसे है, ठीक है। जैसे कि ये आपको 2 समझ आ जाएंगे, तो इसी तरह से आपने ये नीचे बना लेना है। बस आपने काम क्या करना है कि इसको चेंज कर देना है, यानी कि यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे गुआनिन लगा लें, यहाँ पे साइटोसिन लगा लें, ठीक है जी। तो बाकी काम सारा सेम है। फॉस्फेट में से सिर्फ H निकलेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। जो पेंटोस शुगर है उसमें से हमारे पास कार्बन नंबर 5 का OH निकलेगा, यहाँ से भी कार्बन नंबर 3 का OH निकलेगा, वाटर रिलीज़ हो जाएगा और बाकी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे। और इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे जबकि हमारे पास 5 to 3 इधर को है, तो यहाँ पे 5 to 3 इधर को, यानी कि ये वाली जो है हमारे पास, ये वाली जो पेंटोस शुगर है ये उलट हो जाएंगी, ठीक है।
यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे आ गया। यहाँ से कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे इधर क्या है हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, यहाँ पे भी 1 के साथ एडेनिन बेस अटैच है। सॉरी नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे यार ये यानी कि हमने कहने की चेन उलट बना ली है। इसी तरह जैसे सेम काम यहाँ पे किया है हमने कार्बन नंबर 4 के साथ, यहाँ पे भी सेम यही था, कार्बन नंबर 4 है। इसके साथ हमारे पास ऊपर की तरफ कार्बन नंबर 5 अटैच है, CH2OH। और नीचे हमने फास्फेट बना लेना है। फास्फेट का एक ऊपर से एच निकलेगा, एक नीचे से एच निकलेगा और यहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, हमारे पास कार्बन नंबर ये 3 है, कार्बन मौजूद है। तो यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे एस्टर बॉन्ड, राइट। सिमिलरली यही काम आपने नीचे कर लेना है, सेम है सारा। दो का मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप बना सकते हैं खुद से, राइट। यहाँ से हमारे पास मिस्टेक करनी हो गया था, यहाँ से भी जो है वो फॉस्फेट का एच निकलेगा और नाइट्रोजनस बेस का OH निकलेगा और फिर इस कार्बन नंबर 3 का और इस ऑक्सीजन का हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो बनाएगा एस्टर बॉन्ड, ठीक हो गया। ये हमने एस्टर बॉन्ड EB मीन्स एस्टर बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे जी, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये हमारे पास दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है जी, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान के बॉन्ड को कहते हैं। टू एस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान हमारे पास दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, 1 एंड 2। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, इन दोनों के दरमियान दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। इसी तरह बाकी दोनों में भी है, ठीक है, दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान दो एस्टर बॉन्ड है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान दो एस्टर बॉन्ड है, राइट। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। उसके बाद है जी डाई एस्टर लिंकेज है, COPOC। ये COPOC कोपोक 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 ये क्या है, ये देखें जी, ये COPOC, ठीक है। इसी तरह COPOC, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है जिसको हम कहते हैं COPOC या कोपोक सीक्वेंस, ठीक हो गया। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे भी COPOC, ठीक है जी, COPOC, ये कोपोक सीक्वेंस हमारे पास ये बनता जाता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का है जी, वर्टिकल है और हमारे पास लीनियर है। दूसरा दरमियान में जो नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है ये क्या है, कोपोक सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे भी COPOC, ठीक हो गया। यहाँ पे फास्फेट अटैच है और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस सॉरी यहाँ पे पेंटोस शुगर और फास्फेट अटैच है। नाइट्रोजनस बेसिस ये हमारे पास दरमियान में अटैच है, ठीक है। इस लैडर के जो दरमियान में हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है लाइक दिस, ठीक है जी। एडेनिन और थायमिन के दरमियान में पता है डबल बॉन्ड होता है। साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होते हैं और इन बॉन्ड को उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है जो कि जल्दी से ब्रेक कर जाता है। जब DNA की रेप्लिकेशन होती है तो DNA ओपन होता है तो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान ये जो बॉन्ड होते हैं ये टूट जाते हैं, ठीक है। और DNA वहाँ से ओपन हो जाता है, रेप्लिकेशन फोक बनती है, वहाँ से बबल बनती है और वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में DNA रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास डाइएस्टर लिंकेज भी बन गया, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का हमें पता चल गया कि ये क्या होता है। ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था, वर्टिकल था और ये कोपोक सीक्वेंस था। उसके बाद जी ये हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये किस तरह से है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है। DNA molecule attached by both phosphodiester bond and hydrogen bond in vertical and horizontal position just like a ladder। जैसे कि हम ये सारी बात कर चुके हैं कि एक लैडर की तरह, जिसमें जो कि हमारे पास फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं वर्टिकल सीक्वेंस में और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में। तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है और ये DNA एज अ लैडर यहाँ पे मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। मज़ीद हमने इसको यहाँ पे इस तरह से बना दिया DNA को, ठीक है जी। ये देखें जी लैडर हमारे पास बन गई है। ये हमारे पास क्या होती है, ये बैकबोन होती है, जिसको हमने अभी पढ़ा है, स्टडी किया है कि बैकबोन है। बैकबोन किससे मिलके बनती है जी, पेंटोस शुगर से प्लस फॉस्फेट से। जैसे कि हमने क्या देखा, ये पेंटोस शुगर थी प्लस हमारे पास यहाँ पे ये फॉस्फेट अटैच है कार्बन नंबर 5 पर, ठीक है जी। इसी तरह अब हमारे पास ये है पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट अटैच है, तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है जी।
ये दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेज़ेंट हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक होता है और नाइट्रोजनस बेसेस दरमियान में अटैच है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हैं और ये हमारे पास वेरिएबल होता है। बाहिर जो है वो बाहर वाली साइड पे वाटर प्रेज़ेंट होता है जो कि हाइड्रोफिलिक है और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। ये हमें पता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, हमने इसको पीछे डिटेल से भी स्टडी कर चुके हैं। डीएनए जी, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज़ ऑफ फास्फेट। फास्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से पूरे डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो कि रैप करती हैं, हमें पता है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो दोनों मिलती हैं जी, डीएनए के ऊपर रैप करती है तो हमारे पास कॉइलिंग हो जाती है। ये इस अब इसको हमने ट्विस्ट कर दिया है, इसी लैडर को हमने क्या किया जी, ट्विस्ट कर दिया तो हमारे पास डीएनए कुछ इस शेप में हमें नज़र आता है नॉर्मली। ये हमारे पास जी ये हमारे पास बेस पेयर्स हैं, ठीक है? दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं इस तरह से, राइट? और यहाँ पे इन 2 के दरमियान, ये जो बिल्कुल 2 नाइट्रोजनस बेस हैं, इनके दरमियान हमारे पास कितना डिफरेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। और ये जो पूरी एक ग्रूव सी बनी हुई है, ये पूरा एक जो है, ठीक है? एक कॉइल जो है, आप इसको कुछ भी कह लें, उसके हमारे पास डिफरेंस क्या है जी 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 34 नैनोमीटर का डिफरेंस है। उसके बाद ये 10 बेस पेयर हैं ईच टर्न में, एक इसको टर्न कह सकते हैं हम, ठीक हो गया। ये हमारे पास ग्रूव्स होती हैं वो ये वाली होती हैं, यानी कि एक ये वाली ग्रूव होती है जी, एक ये वाली मेजर ग्रूव है, माइनर ग्रूव, ठीक है। इसमें 10 बेस पेयर होते हैं ईच टर्न में। और जो हमारे पास ये 5 एंड है या 3 एंड है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है, जो डायमीटर है हमारे पास 2 नैनोमीटर का होता है जिसको हम 20 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। और ये क्या है जी, वाटसन-क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है। डायमीटर बिकम और रिमेन कांस्टेंट। डायमीटर जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन बेसेस होती हैं जो कि 3 रिंग्स होती हैं टोटल। प्योरीन्स में हमने कहा था जो 2 रिंग होती हैं और पायरिमिडीन में 1 रिंग होती है, ठीक है? प्योरीन में 2 रिंग्स होती हैं, पायरिमिडीन में 1 रिंग होती है। कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसेस अटैच होती हैं तो टोटल कितनी बना देती हैं? 3 रिंग्स बना देती हैं। और दरमियान में तो 3 ही रिंग्स रहेंगी क्योंकि प्योरीन और पायरिमिडीन ही अटैच होती रही हैं। और ये सेम हमारे पास 3 ही रिंग्स बनेगी और इसलिए डायमीटर जो है हमेशा सेम रहेगा इसका। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जी मॉर्फोलॉजी या शेप्स ऑफ डीएनए। डीएनए कितनी तरह का होता है, क्या शेप्स होती हैं, ठीक है? और उसमें हम उसको सारा डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। जो लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था न्यूक्लिक एसिड का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।